मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। आज की कक्षा में भी जो हमारी बहुत दिनों बाद हो रही है बच्चों, ये कक्षा ऑनलाइन कक्षा दिवाली ब्रेक के बाद लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं। और इससे पूर्व की कक्षा में हमने अरस्तू के क्रांति संबंधी अवधारणा पढ़ी थी या उस पर चर्चा कर रहे थे। और पूर्व की कक्षाओं में हमने अरस्तू के क्रांति से क्या अभिप्राय है, उसके कितने प्रकार हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या कारण हैं, कारणों में भी सामान्य कारण क्रांति के क्या होते हैं और विशिष्ट कारण क्या होते हैं, उन पर हमने विस्तार से चर्चा की है। अब आज की कक्षा में भी हम क्रांति की अवधारणा पर ही बात करने जा रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे अरस्तू द्वारा विशिष्ट जो शासन प्रणालियाँ होती है बच्चों, उनमें क्रांतियाँ क्यों होती है, उनके क्या कारण बनते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम जो प्रजातंत्र है शासन प्रणाली का एक स्वरूप, उसमें क्रांति के क्या कारण अरस्तू ने बताए हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं बच्चों। तो प्रजातंत्र में अरस्तू के अनुसार क्रांति का मूल आधार जन आंदोलन है। जन आंदोलन आंदोलक व्यक्तिगत रूप से धनिक वर्ग पर अत्याचार करता है तो संघर्ष की स्थिति पैदा होती है, और इस संघर्ष की स्थिति के कारण क्रांति अंततः जन्म लेती है। या आप कह सकते हो यह संघर्ष ही अंततः क्रांति को जन्म देता है। दूसरा है कि प्रजातंत्र में जब धनिक वर्ग पर ज़रूरत से ज़्यादा शासन द्वारा करों का भार डाल दिया जाता है, टैक्सेस लगाए जाते हैं, तब भी क्रांति के आसार उत्पन्न होते हैं। तीसरा कि जब जन आंदोलक सेनापति हो, यानी जो जन आंदोलन हो रहा है उसकी कमान यदि किसी सेनापति के हाथ में हो, तब भी क्रांति के आसार बनते हैं, या तब भी उस सेनापति के नेतृत्व में प्रजातंत्र में क्रांति होने की संभावना पैदा हो जाती है, क्रांति होती है। जैसा कि एथेंस और मैग्रा की जो प्रजातंत्रीय सरकारें थी बच्चों, इसी प्रकार के जन आंदोलन में जो सेनापति नेतृत्व के कारण ही तानाशाही में बदली थी। अगला कारण जो अरस्तू ने बताया है प्रजातंत्र में क्रांति होने का है, वह यह बताया है बच्चों कि जब अधिक उदारवादी बन जाता है प्रजातंत्र, या आप कह सकते हो प्रजातंत्र को अधिक उदारवादी बनाने के लिए भी कई बार क्रांति होती है। जैसे कि यूनान के नगर राज्यों में कहते हैं ऐसी ही क्रांतियाँ हुई थी। अब अपन आते हैं एक और विशेष शासन प्रणाली, धनिक तंत्र। धनिक तंत्र में क्रांति के अरस्तू ने क्या कारण बताए हैं बच्चों, वो इस प्रकार से हैं। पहला वह कहता है कि जब जनता का अधिक शोषण होता है तो उनमें से ही कोई लोकनायक के रूप में उभर कर सामने आता है, जनता का नेतृत्व करता है, और उसके द्वारा फिर क्रांति कर दी जाती है। और यदि क्रांति सफल हो जाती है तो फिर जनता का शासन भी स्थापित हो जाता है। दूसरा धनिक तंत्र में कारण जो अरस्तू बताता वह है कि इस शासन व्यवस्था में जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा है, जो व्यक्तिगत द्वेष है, वह भी क्रांति का कारण बनते हैं, जो कि अमूमन शासक वर्ग में पाया जाते हैं। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा यानी एक दूसरे पर हावी होने या एक दूसरे से अधिक श्रेष्ठ होने की जो भावना होती है शासक वर्ग में, वह भी कई बार क्रांति को जन्म देने का कारण बनती है। तीसरा कि जब इस तंत्र में, धनिक तंत्र में, जब धनी व्यक्ति फिजूल खर्ची करते हैं तो उससे भी क्रांति के आसार बनते हैं। यानी जो जनता की द्वारा कर अदायगी की जाती है, उनका सदुपयोग होने की बजाय, राज्य में विकास में काम में लेने की बजाय शासक वर्ग केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हुए उसकी फिजूल खर्ची करता है, तब भी क्रांति होने का संभावना बनती है। अगला जो कारण धनिक तंत्र में अरस्तू ने बताया बच्चों, वह यह है कि जब धनिक तंत्र में शासन सत्ता सीमित रहती है तो शासन के अधिकार से जो वंचित व्यक्ति होते हैं वह भी विद्रोह करते हैं,
या क्रांति कर सकते हैं। यानी धनिक तंत्र में कुछ धनी लोगों के हाथ में ही सत्ता का केंद्र रहने के कारण जो बाकी सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं वह इससे परेशान होकर सत्ता के विरुद्ध विद्रोह या क्रांति कर देते हैं। अब अगली जो शासन प्रणाली है कुलीन तंत्र, उसमें अरस्तु ने जो क्रांति के कारण बताए हैं बच्चों वह इस प्रकार से हैं कि जब शासन की बागडोर कुछ व्यक्तियों के हाथ में आ जाए तो क्रांति निश्चित है। शासन से वंचित, यहाँ पर भी जो शासन से वंचित व्यक्ति हैं, जो योग्य हैं, कुशल है, पर शासन सत्ता से बहुत दूर हैं, वो फिर विद्रोह करते हैं या क्रांति को जन्म देते हैं। दूसरा कुलीन तंत्र में क्रांति का कारण अरस्तु ने बताया है कि इसमें जब महान पुरुषों का अनादर होता है, शासक वर्ग द्वारा महान पुरुषों का जब अनादर किया जाता है तब भी क्रांति होती है। तीसरा कि जब युद्ध के कारण अमीर और गरीब का अंतर बढ़ता रहता है तब भी कुलीन तंत्र में क्रांति होने की संभावना या आसार बनते हैं। अगला कारण अरस्तु ने कुलीन तंत्र में बताया है बच्चों कि जब कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति संपूर्ण शासन को अपने हाथ में लेना चाहता है तो भी क्रांति हो जाती है। अगला एक कारण और जो कुलीन तंत्र में क्रांति का अरस्तु द्वारा बताया गया है वह है कि जब न्याय प्रणाली इस व्यवस्था में यानी कुलीन तंत्र में जब न्याय प्रणाली विकृत हो जाती है, यानी कि आप कह सकते हो न्याय प्रणाली न्यायिक आधारों पर न्याय न करके अपनी स्वेच्छा से, अपनी मंशा से न्याय होने लगता है जब कुलीन तंत्र में, तब भी क्रांति होती है या हो सकती है। अब बात करते हैं बच्चों एक और विशेष शासन प्रणाली राजतंत्र के बारे में कि अरस्तु ने राजतंत्र में क्रांति क्यों होती है, उसके क्या कारण बताए हैं। तो पहला कारण राजतंत्र में क्रांति का अरस्तु बताता है कि जब राजा जनहित में कार्य न करे और जनता पर अन्याय करे तो क्रांति हो सकती है। दूसरा, जब किसी साहसी और न्यायी व्यक्ति का, योग्य व्यक्ति का राजा द्वारा अपमान किया जाता है तब भी क्रांति की संभावना बनती है। तीसरा, जब राजतंत्र में जो कुशल, योग्य और अनुभवी लोग हैं उनमें उनको तिरस्कार किया जाता है तो जो तिरस्कार की भावना है उन लोगों में वह भी क्रांति को जन्म देती है राजतंत्र में। अगला कि जो राजतंत्र में षड्यंत्र होते हैं या षड्यंत्र का जो एक भय व्याप्त रहता है वह भी कई बार क्रांति को जन्म देने का कारण बनता है। अगला एक जो अहम कारण अरस्तु ने राजतंत्र में क्रांति का बताया है, जब राजवंश के सदस्यों में आपसी झगड़ा हो जाए तब भी क्रांति होती है। और एक और कारण अरस्तु बताता है, वह भी काफ़ी अहम है बच्चों राजतंत्र में क्रांति का, कि जब राजा तानाशाह हो जाए, निरंकुश हो जाए, तब भी उसके विरुद्ध क्रांति होती है या हो सकती है। तो इस प्रकार से जो अगला विशिष्ट शासन प्रणाली है निरंकुश तंत्र, वहाँ क्रांति क्यों होती है, क्या कारण है उसके, उस पर अरस्तु ने जो कारण बताए हैं वो इस प्रकार से बच्चों कि किसी भी निरंकुश तंत्र शासन प्रणाली में क्रांति का एक कारण है शासक परिवार के आपसी झगड़े, दूसरा कारण है घृणा और तिरस्कार की भावना, तीसरा कारण है शासक के जो व्यक्तिगत स्वार्थ हैं। निरंकुश तंत्र में जब राजा या शासक निरंकुश होकर केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करने में लगा रहता है वो, और चौथा, जब योग्य व्यक्ति का अपमान करेगा निरंकुश शासक तब भी क्रांति जन्म ले सकती है। तो इस प्रकार से बच्चों अरस्तु के द्वारा विभिन्न शासन प्रणालियों में जो ये विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणालियां हैं, प्रजातंत्र, धनिक तंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र आदि में क्रांतियाँ क्यों होती हैं या क्यों हो सकती हैं, इन पर विभिन्न कारण बताए हैं, उसको हमने आज इस कक्षा में पढ़ा है। अब
अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों, उसमें हम क्रांति रोकने के उपायों के बारे में जो अरस्तू ने बात की है कि उसने क्रांतियों को कैसे रोका जाए, इस पर जो चर्चा की है उस पर हम बात करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।